वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में फिर से स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में एसएसटी में हमने ज्योग्राफी का सेक्शन शुरू किया हुआ है। पिछले 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप जाइए वो वीडियो ज़रूर देखिए जब आपका कोर्स चेंज हुआ है, एनसीईआरटी शामिल किया है, तो थोड़ा बहुत आपके लिए नयापन है उसके अंदर। तो क्या नयापन है उसको आप कैसे समझोगे, क्योंकि अगर कोर्स चेंज हुआ है तो लैंग्वेज, उसके समझाने का तरीका, उसको पढ़ने का तरीका सब बदला है। तो जो बदला है तो शुरू से ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए ताकि आपको जल्दी से समझ में आए वो चीज़। जितना समझोगे उतना ही अच्छे आप लिख पाओगे और फिर आपके मार्क्स अच्छे आ पाएंगे। ठीक है, तो आज करते हैं हम सेकंड चैप्टर। वीडियो कंप्लीट हो चुका है सेकंड चैप्टर का, नहीं देखा है तो जाइए देखिए पहले उसको, ताकि जब चैप्टर आपको समझ में आएगा तो क्वेश्चन आंसर किस तरह से लिखने हैं, उनके आंसर्स आपको याद करने में ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का आज हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर जो है वो है वन एवं वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, तो पहला चैप्टर पूरा रिसोर्सेज क्या है, कैसे उनको क्लासिफाई किया जा सकता है, और खास करके लैंड रिसोर्स और सॉइल रिसोर्स पर हमने बात की थी। अब सेकंड चैप्टर में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात की गई है। पहले आप चैप्टर का वीडियो देखिए, फिर आप क्वेश्चन आंसर का। तो यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर आपके होमवर्क करने में भी हेल्प मिलेगी, आपको याद करने में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो सेगमेंट है वो है एमसीक्यूज का, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस। आपको बहुविकल्प दिए जाएंगे ABCD और उनमें से आपको सेलेक्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी टिप्पणी या कौन सी बात प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर के Q&A वीडियो में भी यही कहा था कि आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इस नहीं को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते और कौन सा सही है इस चक्कर में गलत आंसर दे देते हैं। तो इनमें से कौन सी चीज है जो सही नहीं है ये बतानी है। Which of these statements is not a valid reason for the depletion of flora and fauna? ठीक है ना, कौन सा वैलिड रीजन नहीं है ये बताना है। पहला है कृषि का प्रसार, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। देखो, जब वन है, हम कृषि का प्रसार कर रहे हैं, हमें खेती के लिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, हमारी ज़रूरतें बढ़ेगी, वैसे खेती के लिए ज़मीन भी और ज़्यादा चाहिएगी। और वो ज़मीन आएगी कहाँ से, क्योंकि ज़मीन तो जैसे हमने जब चैप्टर शुरू किया था, फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था कि ये जो है फिनाइट मैग्नीट्यूड होता है। फिनाइट मैग्नीट्यूड यानी ऐसी चीज़ जिसको हम घटा या बढ़ा नहीं सकते, जितनी है उतनी ही रहेगी। ठीक है ना, तो कृषि का प्रसार, इससे क्या होता है, इससे दिक्कत तो आती है, फ्लोरा एंड फना खत्म तो होते ही है ना। जब हम वनों को काटते हैं जमीन को अपने लिए यूज लेने के लिए, तो हम वन तो खत्म कर ही रहे हैं, तो डिप्लेशन तो हो ही रहा है। फिर वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, चाहे डैम बनते हैं या फिर कहीं अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स के लिए खूब सारी ज़मीन भी चाहिए होती है। तो अगेन बात वही है कि डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, तो यहाँ वनों का ह्रास तो होगा ही, और वनों का ह्रास हो रहा है तो वन्य प्राणियों का तो अपने आप ही हो रहा है। तो फ्लोरा एंड फौना दोनों का ह्रास, दोनों का डिप्लेशन एक साथ होता जा रहा है। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि कौन सा सही कारण नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी एक कारण है बड़ा, ये दूसरा कारण, ये भी बड़ा कारण है जो इंसान ने अपने हाथों से इसको यहाँ प्लांट किया है। ये ऐसा कारण है जो इंसान अपने सुविधा के लिए कर रहा है, लेकिन ह्रास प्रकृति का हो रहा है। फिर पशुचारण एवं ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। तो फ्यूल वुड कलेक्शन जो होता है वो सीधे काट के पेड़ों को, और उनकी लकड़ी नहीं जलाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो हरे पेड़ होते हैं, हरे पेड़ों की लकड़ी है, यानी गीली लकड़ी आराम से नहीं जल पाती। तो ये जो ईंधन की लकड़ी एकत्रित की जाती है वो तो सूखी लकड़ियाँ एकत्रित करते हैं। और पशुचारण, पशु तो ऑब्वियसली वन पर डिपेंड करते हैं, तो ये कोई वैलिड रीजन नहीं है। और चौथा है तीव्र औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ये भी एक वैलिड रीजन है इसके लिए, लेकिन हमें बताना क्या है कि कौन सा वैलिड रीजन नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है
सी ऑप्शन, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, पशुचारण एवं ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ये इसका सही उत्तर है, यानी कि ये वैलिड रीजन नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। देखिए अब थोड़ी भाषा जो है आपके लिए बदल गई है, उतनी स्पष्ट भाषा में ना तो चैप्टर दिया गया है ना ही क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जब भाषा बदल गई है, उसका तरीका बदल गया है, तो आपको तैयारी भी उसी के हिसाब से करनी है। ठीक है, Which of the following conservation strategies do not directly involve community participation? ठीक है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन है वैसे तो, कि इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके लिए समुदाय साथ में नहीं आते। समुदाय साथ में नहीं आने का मतलब है कि लोग जो है आसपास में रहने वाले लोग वो सीधे भागीदारी नहीं करते। तो संयुक्त वन प्रबंधन, जो यूनाइटेड जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है वो। अब यूनाइटेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट में देखिए मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ सरकार द्वारा नहीं किया जाता, आसपास के लोग हैं वो भी उतना ही ध्यान रखते हैं। आप लोग भी देखते हैं कि हम लोग अपने शहर में जगह जगह वृक्षारोपण करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, तो ये चीज़ें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में आती है। फिर बीज बचाओ आंदोलन, आंदोलन जो कोई भी होगा वो लोग ही शुरू करेंगे, सरकार कभी आंदोलन शुरू नहीं करती है ना, आंदोलन लोग ही शुरू करते हैं, समुदाय द्वारा ही शुरू किए जाते हैं। तो बीज बचाओ आंदोलन एक कम्युनिटी पार्टिसिपेटिव स्ट्रैटेजी है। देन चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट, ये भी हम सबको पता है कि आम लोगों ने पेड़ों से चिपक के अपनी जान दे दी थी, अपने सर कटवा दिए थे, है ना, तो ये चिपको आंदोलन भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। लास्ट है पशु विहार परिसीमन या डिमार्केशन ऑफ सेंचुरीज। देखो पशु विहार कहाँ कहाँ है उनका ध्यान रखना, उनका परिसीमन, परिसीमन करना यानी ये डिसाइड करना कि कहाँ से कहाँ तक इसकी बाउंड्री लाइन है। ये समाज का, समुदाय के लोगों का काम नहीं है, ये सरकार का काम है। तो यानी ये जो चार हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से हमारे लिए राइट आंसर कौन सा है कि इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन डिसाइड नहीं करता है, तो वो कौन सा होगा, वो होगा पशु विहार परिसीमन, क्योंकि ये सरकार द्वारा किया जाता है, डायरेक्ट लोगों द्वारा नहीं किया जाता। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका मैचअप काइंड ऑफ क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करना है इनको। तो ये क्वेश्चन दिखने में आपको ऐसा लगता है कि ये तो छोटे क्लासेस के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अभी भी आपके क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, जब अगर एनसीईआरटी के लिहाज से ही अगर उसी पैटर्न से पेपर बनेगा तो भी आएंगे, और आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो भी इस तरह के क्वेश्चंस कई बार जो है आते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस को भी इग्नोर नहीं करना है, उन क्वेश्चन को उस हिसाब से फॉलो करना है, कई बार ये बहुत कन्फ्यूजिव भी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो सेकेंड क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित प्राणियों का उनके अस्तित्व वर्ग से मेल करें। मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद द कैटेगरी ऑफ द एग्जिस्टेंस। देखो कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होते हैं, हमने देखा था कि अलग अलग तरह के जो है फ्लोरा एंड फना को उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था कि ये लुप्त हो चुके हैं, ये संकट में है इनकी प्रजाति, ये किसी स्थान के विशेष के हैं। तो इस तरह से इनकी कैटेगरीज जो है हमने बनाई थी। इन्हीं कैटेगरीज में इनमें से किस जानवर को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है। सबसे पहले है काला हिरण या ब्लैक बग जिसको कहते हैं। ब्लैक बग एक एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त जो है प्राणी है। एंडेंजर्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका अस्तित्व इस समय खतरे में है, बचाना जरूरी है। ठीक है ना, तो इसको हम रखेंगे एंडेंजर्ड या संकटग्रस्त की श्रेणी में। सेकेंड है एशियाई जो हाथी होता है, एशियाटिक एलिफेंट, वो एशियाई हाथी जो है वो वल्नरेबल की श्रेणी में आएगा, जिसको सुभेद्य कहा जाता है। यानी अभी तो वो अच्छी मात्रा में हैं, लेकिन अगर इसी तरह से, जिस तरह से हम आज उनको ट्रीट कर रहे हैं, इसी तरह से अगर हमारा व्यवहार उन फ्लोरा और फना के साथ चलता रहा तो क्या होगा, तो वो जल्दी ही एंडेंजर्ड या फिर संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएंगे। नेक्स्ट है अंडमानी जंगली सुअर, अंडमानी वाइल्ड पिग। अब ये जो है हमने एक श्रेणी पढ़ी थी जिसको हम स्थानिक या एंडेमिक कहते हैं। वो श्रेणी वो होती है जो उस स्थान विशेष के जो जानवर होते हैं, तो ये अंडमान में ही पाया जाता है, इसलिए इसको स्थानिक या एंडेमिक की श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट है हिमालयी भूरा भालू, हिमालयन ब्राउन बेयर। ये जो है बहुत ही कम संख्या में बचे हैं, ये मान के चलिए कि बस अब लुप्त होने की कगार पर है बिल्कुल ही, तो इसलिए इनको रेयर या दुर्लभ की श्रेणी में रखा जाएगा।
अगला और लास्ट है गुलाबी सिर वाली बतख या पिंक हेड डक, जिसको हमने अपने चैप्टर में पढ़ा है कि ये तो बिल्कुल लुप्त हो चुकी है, अब नहीं पाई जाती है। जो एशियाटिक चीता एंड पिंक हेड जो डक है वो बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं और इनको लुप्त प्राणियों की श्रेणी में रखा जा चुका है, भारत सरकार द्वारा घोषित किया जा चुका है। तो ये इनकी श्रेणियां हैं, इन जानवरों को इन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आए तो यही आए, कोई और जानवर भी दिए जा सकते हैं। तो आपको श्रेणी समझनी होगी कि लुप्त वो है जो खत्म हो चुकी है जिनकी प्रजाति, दुर्लभ वो है जो बिल्कुल उस किनारे पर है कि अब खत्म हो सकते हैं अगर उनकी रक्षा नहीं की गई तो। संकटग्रस्त का मतलब भी यही है कि अब उनका अस्तित्व संकट में है। सुभेद्य यानी अभी तो अच्छी मात्रा में है, लेकिन अगर हमने अपना ट्रीटमेंट, हमने अपना बिहेवियर सही नहीं किया तो वो भी संकटग्रस्त हो जाएंगे। और स्थानिक यानी किसी विशेष स्थान पर पाई जाने वाली फ्लोरा या फना की प्रजाति, वनस्पति जात या प्राणी जात की प्रजाति, उसको स्थानिक या एंडेमिक कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन भी मैचअप के जैसा ही है, लेकिन मैंने उसकी परिभाषा या उसकी जो डेफिनेशन है उस शब्द की वो उसके नीचे ही लिख दिए ताकि आपको याद करने में इजी रहे। और आपको ये याद करनी है पूरी की पूरी डेफिनेशन, सिर्फ समझनी नहीं है, याद भी करनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है अच्छा खासा कि इस वन ये किसको कहते हैं या ये वन किसको कहते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किसको कहते हैं, रक्षित वन किसे कहते हैं, आरक्षित वन किसे कहते हैं। तो अगर ऐसा पूछा जाए तो आप ये परिभाषा पूरी ही लिख सको, ठीक है ना। तो पहला है आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट। अब रिजर्व्ड फॉरेस्ट या आरक्षित वन क्या होते हैं? वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सबसे मूल्यवान जो वन होते हैं, जो सरकार द्वारा आरक्षित किए जाते हैं, जहां पर शिकार करना, हंटिंग या फिर वहां से पेड़ों को काटना बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड होता है, उनको आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। सो रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट है रक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो जो रक्षित वन होते हैं वो आरक्षित वन की तरह ही होते हैं, सरकार द्वारा उनकी रिजर्व किया जाता है उनको। लेकिन होता क्या है, ये वो वन भूमि है जो बहुत ज़्यादा डिप्लेट हो चुकी है और उसको फर्दर डिप्लेशन से और ज़्यादा क्षरण से बचाया जाना है, ठीक है। फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट यह है अवर्गीकृत वन या अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स। तो सिंपल सी बात है, अगर उनको किसी क्लास में नहीं रखा गया यानी उस पर किसी का भी ओनरशिप हो सकती है, मालिकाना हक हो सकता है, तो सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि, यानी ऐसी सारी भूमि जो सरकार के अधीन भी हो सकती है, सरकार उसको बेच भी सकती है या अपने अंदर अपने साथ अधिग्रहित करके और उस पर कुछ बना भी सकती है, कोई प्रोजेक्ट उस पर होल्ड किया जा सकता है, या फिर निजी यानी इंडिविजुअल किसी एक के हाथ में हो सकती है, या समुदायों किसी सामाजिक संस्था या फिर किसी ऐसे ट्रस्ट के हाथ में भी हो सकती है। तो ये सारी भूमि जो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट के अंडर आती है। देखो इसमें वो नहीं गिना जाएगा जो जहाँ खेती की जाती है या जहाँ हम रहते हैं, ऐसी भूमि जो वन क्षेत्र में काउंट की जाती है लेकिन किसी के भी अधीन हो सकती है। अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स, इसमें सिर्फ फॉरेस्ट नहीं बंजर भूमि भी शामिल की जाती है, बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, उसको अनक्लास्ड फॉरेस्ट के काउंट में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब हम जो है Q&A में जो आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनको शुरू कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ऐसा कह सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर का इसमें सार भी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइव्स। दो हमें जवाब देने हैं, पहला तो ये है क्या और दूसरा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो जैव विविधता है क्या, पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं कि प्राणी जात और वनस्पति जात में पाई जाने वाली प्रजातियों की भिन्नता और विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। देखो अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं, है ना। गाय का जो बनावट होती है वो अलग होती है, कुत्ते की अलग होती है, बिल्ली की अलग होती है, चूहे की अलग होती है। तो यानी कहने का मतलब अलग अलग तरह की अब इंसानों में, तो वो तो हो गई भिन्नता, ठीक है।
और उसके अलावा विविधता, विविधता का मतलब इंसान भी देख लीजिए, किसी की शक्ल एक दूसरे से मिलती है क्या? सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरह की शक्लें होती है। ठीक वैसे ही आप पेड़ों में भी देख लीजिए, अलग अलग तरह की उनकी प्रजातियां पाई जाती है। तो ये सारी जो डाइवर्सिटी है, ये जो उनमें वेरियसनेस है, ये जो भिन्नताएं हैं, ये विविधताएं हैं, इनको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। इनको बायोडाइवर्सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बायोस्फीयर में है, हमारे पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है, जो जैवमंडल है वहां पाई जाती है, तो इसलिए इसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। So differences and variousness in flora and fauna is called biodiversity। एक सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है ना, तो इससे समझ भी आ जाता है और ये एक कंप्लीट डेफिनेशन भी कही जा सकती है। अब हमारे क्वेश्चन का अगला सेगमेंट कि ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइव्स। तो मानव जीवन में इसका महत्व पहला तो है कृषि में बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग प्रकार की फसलें हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, कभी गेहूं, कभी चावल, मक्का। अब गेहूं में भी अलग अलग तरह की जो होती है उसकी प्रजातियां होती है। फिर मानव भोजन में विविधता, आपको अगर ये कहा जाए कि सिर्फ दाल खानी है तो खा सकते हो क्या? हर टाइम आपको कभी उसके साथ रोटी चाहिए, कभी चावल चाहिए, है ना। तो यानी कि हमारा भोजन जो है उसमें भी विविधता तभी आ पाती है। तो जो खाने पीने की बातें जब होती है तो उसमें भी विविधता तब आ पाएगी जब अलग अलग प्रकार की फसलें लेंगे, जब अलग अलग प्रकार की फ्लोरा एंड फना हमें प्रकृति अवेलेबल करवाएगी। तीसरा, उद्योगों और व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग तरह के उद्योग जो है अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। चमड़ा उद्योग जानवरों पे डिपेंड करता है, तो वहीं जो प्रोसेस फूड का उद्योग है वो कृषि पे डिपेंड करता है। तो जो डेयरी उद्योग है वो दूध और उनसे मिलने वाली चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। तो ये उद्योग जो वो है अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, इसलिए भी उनका इम्पोर्टेंस है। और फिर पारिस्थितिकी संतुलन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है इसका संतुलन ही इसी वजह से बनता है। एक भी अगर इनमें से खत्म हो जाता है तो उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हमारी पूरी पारिस्थितिकी पर पड़ता है, ठीक है। So the importance of this biodiversity in human lives are, first, it is important in agriculture to get various kinds of crops. Then variousness in food for human lives, we always want to eat something different, है ना। तो this variousness comes from this biodiversity. Then important for industries and business and to maintain ecological balance, and this balance is always maintained by the biodiversity itself, because ecology is maintained by the variousness itself, ठीक है ना। तो ये जो वेरियसनेस है, ये जो डाइवर्सिटी है, यही हमारी इकोलॉजी के बैलेंस को कंटेन करती है। इस सेगमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव क्रियाएं किस प्रकार वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक है। How have human activities affected the depletion of flora and fauna? Explain। ठीक है ना, ये जो हमने अभी चैप्टर में हम पढ़ा था कि किस प्रकार से वनस्पति जात और प्राणी जात में एक्सटिंक्शन हो रहा है, लुप्त हो रही है कई प्रजातियां संकटग्रस्त है। तो इसकी वजह इंसान कैसे है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो पॉइंट वाइज हमने इसका आंसर देना है। तो पहले हम पॉइंट लगाएंगे कि ह्रास के लिए जिम्मेदार मानव क्रियाएं, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन। पहला है बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों की पूर्ति के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई। सब चीज़ें चाहिए, ज़मीन भी चाहिए हमें, लकड़ी भी चाहिए ज़्यादा, और हमें खेती के लिए ज़मीन भी चाहिए, तो रहने के लिए भी चाहिए हमें। वनों से बहुत सारी उपज जो उनसे प्राप्त होती है वो भी चाहिए। तो जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है हमें वो सब चीज़ें ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो जब ज़्यादा मात्रा में चाहिए इसका मतलब हम वनों को ख़त्म करते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन टू मीट द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न जो इस फ्लोरा एंड फना के एक्सटिंक्शन के लिए, डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार है। फिर है नदी घाटी परियोजनाओं के कारण हुए दुष्प्रभाव, ह्यूज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। देखो नदी घाटी परियोजनाएं जो है वो छोटी मोटी जगह पे तो हो नहीं सकती, बहुत विशाल एक तो वहाँ जगह चाहिए होती है, स्थान चाहिए होता है, लैंड चाहिए होता है। दूसरा, नदी घाटी परियोजनाएं जहाँ बनाई जाती है उस जगह को प्राप्त करने के लिए पहले तो वहाँ वन काटे जाते हैं। दूसरा, अगर वन कट रहे हैं वहाँ से तो इसका मतलब वहाँ से सारा जो फना है, जो वहाँ का प्राणी जात है वो भी वहाँ से हट रहा है।
तीसरा, जहां नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इसका मतलब नदी के पानी को इकट्ठा किया जाता है, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, सिंचाई परियोजनाएं निकाली जाती है। यानी कहने को ये एक हद तक तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे सिंचाई होती है, इंसानों की ज़रूरतों की पूर्ति होती है, लेकिन इसके जो दूरगामी जो दुष्प्रभाव है वो बहुत खतरनाक होते हैं। एक तो ज़मीन जो है वो सलाइन होती जाती है, बहुत ज़्यादा पानी या बहुत ज़्यादा जहाँ सिंचाई हो जाती है तो नदी घाटी परियोजनाओं के जो आसपास की ज़मीन है वो सलाइन हो जाती है, वो लवणीय हो जाती है, और भी वहाँ से फ्लोरा एंड फौना तो खैर पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो ही जाता है। तो ये सब चीज़ें इनकी वजह से होती है, और ये इंसानों के द्वारा ही किया जाता है कि हम अपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत के लिए, या हम अपने फायदे के लिए पेयजल परियोजनाओं के लिए, तो हम नदी घाटी परियोजनाएं बनाते हैं और भुगतना पूरे इकोलॉजी को पड़ता है, पूरे पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो खराब होता जाता है। फिर है अत्यधिक एवं अवैधानिक खनन, एक्सेसिव एंड इलीगल माइनिंग। देखो, अगर माइनिंग उन नॉर्म्स के साथ की जाए, वो जो सरकार ने नियम बनाए हैं उनके साथ की जाए तो शायद फिर भी ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अपने फायदे के लिए जो माइनिंग करते हैं, जो खनन करते हैं, जो चाहे धातु निकाली जाए या फिर कोई भी जैसे पेट्रोल निकाला जा रहा है, जितने सरकार ने नॉर्म्स बनाए हैं उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा करते हैं कि भाई उन नियमों को उतना नहीं माना जाता। अब आप छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि राजस्थान में अरावली पर्वत जो है वहाँ खूब सारे धातु मिलते हैं। धातुओं को छोड़िए, वहाँ जैसे इमारती पत्थर खूब मिलता है, तो उस इमारती पत्थर को प्राप्त करने के चक्कर में जितना सरकार ने नॉर्म्स बना दिए हैं उससे कहीं ज़्यादा इमारती पत्थर निकाला जाता है। तो हालात ऐसे हो गए कि कई जगह से पूरी पूरी पहाड़ियाँ गायब हो गई है। तो यानी ये इंसान के द्वारा की गई ऐसी क्रिया है जो पूरी इकोलॉजी को तहस नहस किए दे रही है। फिर है औद्योगिकीकरण एवं पर्यावरण प्रदूषण, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब पोल्यूशन जो हो रहा है, उद्योग जितने ज़्यादा लग रहे हैं, हवा में वो जहरीली गैसें छोड़ रहे हैं, पानी में वो अपने अपशिष्ट पदार्थ छोड़ रहे हैं, माहौल में वो इतनी ज़्यादा जो है नॉइज़ पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं। अब उद्योग लगाने के लिए उस ज़मीन को खाली कराया जाता है, वहाँ से वन काटे जाते हैं, वहाँ से बेचारे जानवरों को भागना पड़ता है, उनकी जगह सिमटती जा रही है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। फिर है अन्य विकास परियोजनाएं और उनके दुष्प्रभाव, अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। हम अपने कई बार मनोरंजन के लिए कई थीम पार्क या इस तरह के पार्क जो है डेवलप कर देते हैं, तो उनसे भी क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है, चाहे वन हो चाहे उसमें रहने वाले प्राणी हो उनके लिए। तो ये सारे वो रीज़न हैं जो ह्यूमन मेड हैं, जो मानवकृत हैं, और इन सभी कारकों की वजह से फ्लोरा एंड फना, वनस्पति जात और प्राणी जात में ह्रास होता जा रहा है। ये जो डिप्लेशन है वो बहुत तेज गति से होता जा रहा है। Now let's get the last segment of our Q&A section, which is that answer the following questions in at least 120 words. ठीक है ना, 120 शब्दों में आपको उत्तर देना है, यानी कि 2 पृष्ठ कम से कम लिखने हैं। अब ये जो आपके 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार से वन और वन्य जीव संरक्षण में योगदान दिया है, और दूसरा क्वेश्चन भी है कि भारत में ऐसे किए जा रहे सभी प्रयासों का उल्लेख कीजिए जो कि वन संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है ना, तो हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो ऐसी प्रथाएं या ऐसी अच्छी चीज़ें बतानी है, तो दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही है। तो अगर आप एक ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हो तो दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में मैंने आपको पॉइंट्स सारे जो जितने भी हैं वो एलॉबरेट करने हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको एलॉबरेट आपको करना है। ठीक है ना, मैं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको समझा देती हूँ। तो आंसर जब हम लिखेंगे कि भाई वन संरक्षण में समुदायों की भूमिका, रोल ऑफ कम्युनिटीज इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, सबसे पहली जो चीज़ है वो है प्रथाएं, परंपराएं, ट्रेडिशंस। हमारे भारत में ऐसे ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो वास्तव में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए ही बनी हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, सबसे पहले तो वृक्षों की पूजा। हम क्या करते हैं, हम ट्रीज को वर्शिप करते हैं, हम पेड़ों की पूजा करते हैं। तो जिस चीज़ की पूजा की जाती है, जिसको भगवान माना जाता है, आराध्य माना जाता है, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते। छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे राजस्थान में अगर कोई भी फंक्शन होता है, राजस्थान में कोई भी उत्सव मनाया जाता है तो खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। पश्चिमी राजस्थान में खासकर भील बाहुल्य जो इलाके हैं वहाँ पर महुआ के वृक्ष को बिल्कुल कल्प वृक्ष की तरह माना जाता है, तो महुआ के जो ट्रीज होते हैं उनकी पूजा की जाती है।
तो इस तरह से हम जो पूजा करते हैं, हम जिन चीज़ों की, उनको हम रक्षा तो करते ही हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, हर घर में तुलसी लगाई जाती है। तो इस तरह से वृक्षों की पूजा करना मतलब उनकी रक्षा करना, जिस चीज़ की पूजा की जाएगी उसकी रक्षा भी की जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन है, ये एक बहुत अच्छी प्रथा है कि हमारे यहाँ वृक्षों को वर्शिप किया जाता है, ट्रीज को वर्शिप किया जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर प्रोटेक्टिंग ऑल ऑफ देम। ठीक है, पहला। फिर दूसरा, जानवरों की रक्षा, प्रोटेक्टिंग एनिमल्स। अगर हम सनातन धर्म में देखें तो जानवर जो है किसी न किसी देवता के वाहन माने गए, उस हिसाब से हम रक्षा करते हैं। फिर दूसरा, बिश्नोइयों के जितने भी इलाके होते हैं, बिश्नोई कम्युनिटी के जितने भी इलाके होते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि हिरणों की रक्षा की जाती है, या फिर किसी भी हिरणों की, सिर्फ हिरणों की नहीं, अन्य जितने भी जो जंगली जानवर हैं वहाँ उनकी रक्षा की जाती है, शिकार पर प्रतिबंध होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रथा है जो जारी रखी गई है। ठीक है। फिर उत्पाद प्राप्त करने के लिए ऐसे तरीके अपनाना जिससे वनों को नुकसान ना हो, अडॉप्टिंग हार्मलेस मेथड्स टू गेट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। खास करके आदिवासियों के जो इलाके होते हैं, और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में जहाँ भी आदिवासी इलाके हैं, आदिवासी हमें पता है कि पूरी तरह से जो वनों पर डिपेंड करते हैं, जो भी ट्राइबल एरियाज हैं, देन ट्राइबल्स आर ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट देमसेल्व्स। तो जब वो फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं तो उनके वेज, उनके मेथड्स ऐसे होते हैं, उनके तरीके ऐसे होते हैं कि वो वनों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते। भील चाहे तो वनों से शहद प्राप्त करें, चाहे वनों से गोंद प्राप्त करें, चाहे वनों से औषधियाँ इकट्ठी करें, चाहे वनों से लकड़ियाँ इकट्ठी करें, किसी भी प्रकार का जो अगर वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को इस प्रकार से लेते हैं कि वनों को कोई नुकसान नहीं होता, पौधों को या पेड़ों को उनसे कोई नुकसान नहीं होता। एक छोटा सा एग्जांपल है, भील अगर पेड़ काटते भी हैं या कोई भी आदिवासी जाति अगर पेड़ काटती है तो उसको इस प्रकार से काटती है कि वो पेड़ वापस उगता है, उसी तने से वापस पेड़ निकलता है। तो यानी कहने का मतलब ऐसे मेथड्स जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं, दीज आर क्वाइट हार्मलेस फॉर द फॉरेस्ट। तो ये है वो वेरियस ट्रेडिशंस जो कि हम अपनाते हैं या कम्युनिटीज द्वारा अपनाए जाते हैं, जिससे वनों और जीव संरक्षण में योगदान होता है। फिर है सेकंड, चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट, जो कि भारत में दो जगह अपनाए गए। एक तो हिमालयन एरियाज जो भी है, हिमालय क्षेत्र में, वहाँ पर जो है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी, और लोगों ने क्या किया कि उस कटाई को रोकने के लिए पेड़ों से चिपक के खड़े हो गए। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम इसमें लिया जाता है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया चिपको आंदोलन में अपना। तो इस प्रकार से पेड़ों, सिर्फ पेड़ की रक्षा के लिए इंसानों ने अपनी जान देनी स्वीकार कर ली। तो ये भी तो कम्युनिटी वाइज प्रकृति की सेवा ही है। ठीक है। दूसरा, राजस्थान में तो हम सबको पता है कि खेजड़ली गांव में जब महाराजा ने जो है पेड़ों को काटने के लिए भेजा था लकड़ी के लिए, तो 300 से 600 से करीब लोगों ने जो है अपनी जान दे दी थी सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए, अमृता देवी के नेतृत्व में। तो ऐसा किया गया, तो इससे एक बहुत ही अच्छा हमें इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि अगर लोग जान तक दे सकते हैं तो क्या हम उन पेड़ों की रक्षा नहीं कर सकते। तो ये एक कम्युनिटी वाइज इतना अच्छा इंस्पिरेटिव जो है एक्सटेंस हमें देखने को मिलता है, उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि चिपको आंदोलन से की वजह से हमारे देश में कई जगहों पर बहुत ज़्यादा वृक्षों की जो है उनका संरक्षण किया जा रहा है, वनों को रक्षित किया जा रहा है। ठीक है। लास्ट है सारिस्का का जन अभियान, पब्लिक कैंपेन ऑफ सारिस्का। सारिस्का जो है राजस्थान में अलवर जिले में एक सेंचुरी है, वहाँ बाघ जो है बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि वो इलाका ऐसा है जहाँ से वनों की कटाई भी बहुत ज़्यादा होती है, माइनिंग भी बहुत होती है। अलवर जो है ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अरावली क्षेत्र है और जहाँ बहुत तरह के खनिज मिलते हैं, तो इस वजह से वहाँ खनन भी बहुत ज़्यादा होता है, और ये सब कारणों की वजह से पेड़ कटते जा रहे हैं, वन घटते जा रहे हैं। ऐसे में वहाँ के 5 गांव में, अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने खुद से अवेयर हुए और वहाँ के 1200 हेक्टेयर क्षेत्र को भैरवदेव डाकव सेंचुरी नाम से घोषित कर दिया। सरकार ने उसको घोषित नहीं किया है, 5 गांव के लोगों ने खुद से उस 1200 हेक्टेयर के इलाके को भैरवदेव डाकव सेंचुरी नाम से घोषित कर दिया है, और वहाँ पाए जाने वाले सारी बायोडाइवर्सिटी, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो फना हो,
चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, उन सबको प्रोटेक्ट करने का जिम्मा लिया है। तो यानी कम्युनिटी वाइज भी भारत में ऐसे काम हो रहे हैं जिनकी वजह से वनों को संरक्षित किया जाता है। सेम ही आप आंसर दूसरे क्वेश्चन के लिए दे सकते हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन वो है भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सेकंड चैप्टर के Q&A सेशन जो है वो खत्म होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप ध्यान से पढ़ते रहिए हमारे साथ, ताकि आपको धीरे धीरे सारी जो है नॉलेज स्टेप बाय स्टेप मिलती रहे, क्योंकि एकदम से पढ़ेंगे तो ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो अभी जैसे जैसे क्लासेस लग रही है वैसे वैसे क्लासेस अटेंड करें, वीडियोस देखें, शेयर भी करें, कमेंट करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को आंसर किया जा सके। थैंक यू।